आज हम बात करेंगे वार पोइट्री के बारे में। वार पोइट्री जो है उसको हम ट्रेंच पोइट्री भी कहते हैं, उसको हम कैवेलियर पोइट्री भी कहते हैं, है ना। तो चलते हैं वार पोइट्री की तरफ। वार पोइट्री इज ए पोइट्री इन विच द पोएट go in war and get experience, knowledge, information and then write in on work or poem that is called war poetry. वार पोइट्री हम उसको कहते हैं जिसमें पोएट जो है खुद जो है जाते हैं कहाँ पर, वार में जाते हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। उसके बाद उन्हीं बातों को वो पोएम में लिख देते हैं। यही तो वार पोइट्री है, इसी को तो वार पोइट्री कहते हैं। उसके बाद अगला, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड टू राइट दिस पोइट्री। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है इन पोइट्री को लिखना शुरू किया गया था। इन फर्स्ट वर्ल्ड वार 9 मिलियन आर्मी डेड ऑफ इंग्लैंड एंड अमेरिका। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी तो उस समय 9 मिलियन आर्मी की डेथ हो गई थी, है ना। कहाँ के? इंग्लैंड और अमेरिका। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वार ओनली पोइट्री और पोएम एंड वर्क वाज द मीडियम टू एक्सप्रेस हर एक्सपीरियंस और आइडिया। वर्ल्ड वार के दौरान सिर्फ पोइट्री ही एक ऐसी माध्यम थी जिसके द्वारा लोगों को बताया जा सके कि वॉर में क्या हो रहा है ना। और पोइट जो है उस आइडिया को अपने पोएम में लिख देते थे। इन वार पोइट्री पोएट एक्सप्रेस सिचुएशन ऑफ वार एंड डार्कनेस ऑफ वार। इस पोइट्री में पोएट जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसको, कि वार की सिचुएशन कैसी है, इसमें क्या क्या बुराइयां हैं, है ना। उसको ये लोग जो है बताते हैं वार पोइट्री में। वार पोइट्री में रूपर्ट ब्रूक जो है वो बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। रूपर्ट ब्रूक के विषय में आप जानते हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज लीडिंग वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो सबसे बेहतरीन पोएट थे वार पोइट्री के, है ना। उसके बाद ही हैड गॉट बेटर एक्सपीरियंस ऑफ यूथ एंड रोमांसेस। वो जो है यूथ के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस देते थे, बेहतरीन एक्सपीरियंस थे, और रोमांसेस के लिए भी वो बहुत ही बेहतरीन थे, उनका एक्सपीरियंस बेहतरीन था, है ना। आगे चलते हैं। द पोइट्री ऑफ ब्रूक इज फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोर्सफुल का मतलब होता है उग्र, है ना। जैसे अभी उग्र मतलब क्या? जबरदस्त, है ना। द पोइट्री इज फोर्सफुल इमेजिनेटिव। उनकी पोइट्री जो होती थी इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव माने काल्पनिक और फोर्सफुल माने उग्र, जबरदस्त, है ना। और दोस्तों मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेना कि रूपर्ट ब्रूक की जो मृत्यु है वो उनकी 23 साल की उम्र में हो चुकी थी। आगे चलते हैं। द पोइट हैड लव फॉर एनर्जी एंड नेचुरलनेस। पोइट को जो है एनर्जी के लिए, लव ऑफ एनर्जी और नेचुरलनेस को दिखाते थे। एनर्जी के लिए लव और नेचुरलनेस को अपने पोएम में दिखाया करते थे। द सोल्डर जो है, द सोल्डर इज द लीडिंग पोएम ऑफ ब्रूक। ये याद रखेंगे दोस्तों, द सोल्डर जो है इनकी एक पोएम थी और ये पोएम जो है ब्रूक की सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, है ना। आगे देखते हैं।
चार्ल्स हैमिल्टन शॉर्ली वाज ऑब्जर्वर ऑफ हिज एज। चार्ल्स हैमिल्टन शॉर्ली जो हैं वो इस एज के, वार जिस समय चल रहा था उस समय के ये बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वर थे। ऑब्जर्वर माने होता है भांप लेना, है ना, स्थिति को पहले ही भांप लेना, अंदाज लगा लेना, है ना। वो तो चार्ल्स हैमिल्टन शॉर्ली जो है ये बहुत ही बेहतरीन उस अपने एज के बेहतरीन ऑब्जर्वर थे। His poem express new attitude to the war caused by horror। इनकी पोयम जो होती थी वो एक्सप्रेस करती थी किसको? न्यू एटीट्यूड को। न्यू एटीट्यूड माने नयापन, एटीट्यूड माने वैसे तो वो जो है एक्सप्रेस करते थे अपने वार में कुछ नया दिखाने की, और जिसका कारण क्या होता था? हॉरर, डरावना दिखाते थे वो अपने पोयम में, है ना। ये मैंने इसलिए शुरू की है, पहले मैं ऐसे नहीं करता था, तो फिर हमारे पास आया नीतीश का और गंगा का, उन लोगों का सबका मेरे पास कमेंट आया कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स की तरह पढ़ाना शुरू करें, तो मैंने नोट्स की तरह पढ़ाना शुरू किया है। आगे चलते हैं। सैफ्रेड सैसुन was a great pioneer among the war poet। वार पोइट्स में सैफ्रेड सैसुन जो हैं वो अग्रदूत का काम करते हैं, है ना। और पायनियर का मतलब क्या होता है? अग्रदूत, है ना। और पायनियर का मतलब शायद ये भी होता है मार्ग दिखलाने वाला, है ना, वो भी होता है। तो सैफ्रेड सैसुन वाज अ ग्रेट पायनियर एमंग द वार पोइट्री। सैफ्रेड सैसुन अकेले वार पोइट्स में जो है वो पायनियर थे। हिज पोइट्री डील्स विथ सोशल एंड नेशनल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। इनकी पोइट्री जो होती थी, ये जो पोइट्री लिखते थे वो किस पर लिखते थे? सोशल पर, यानी समाज पर, और नेशनल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, नेशनल कंडीशन पर सोसाइटी की क्या हालत है इनको ये दिखाते थे। हिज डैफोडिल्स मर्डरर इज अ ग्रेट पोइटिक कंपोजिशन एंड रिटन इन जॉर्जियन मैनर। इनकी जो एक कविता है डैफोडिल्स मर्डरर, वो जो है इनकी बहुत ही फेमस हुई थी, है ना। उसकी पोएटिक कंपोजिशन बहुत फेमस हुई थी और उनको लिखा गया था किसमें? जॉर्जियन मैनर में, है ना। मैनर का मतलब होता है तरीका, जॉर्जियन तरीके से लिखा गया था। जॉर्जियन हम उसको कहेंगे जो एक देश था उस समय, शायद जॉर्जिया, उस तरीके वहाँ पर जैसा ट्रेंड था उसी तरीका का ट्रेंड इन्होंने लिखा है। अब आगे चलते हैं। थॉमस स्टर्न इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट वाज लीडिंग पोएट ऑफ वार पीरियड। वार पीरियड के टी.एस. इलियट जिसको कहते हैं, ये भी बेहतरीन कवि रहे हैं, कवि थे। द वेस्टलैंड मोस्ट फेमस वर्क और पोएम ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की मोस्ट फेमस वर्क रही क्या? द वेस्टलैंड। आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि वेस्टलैंड किसने लिखा, है ना। बीए पार्ट 1 के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ऑनर्स में पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव जो होती है वो लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। एस वेडनेसडे, बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, द ड्राई सैवेज आर इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ इलियट in which the poet expressed frustration। इन सभी किताबों में, एस वेडनेसडे में, बर्न्ट नॉर्टन में, ईस्ट कॉकर में, द ड्राई सैवेज में, ये सारे पोएम में जो है इलियट दिखाते हैं किसको एक्सप्रेस करते हैं? फ्रस्ट्रेशन को। फ्रस्ट्रेशन किसको कहते हैं दोस्तों? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशाजनक, है ना, निराशापन दिखाते हैं।
अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। W.B. Yeats was also a leading poet during the war। W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स भी जो हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन कवि थे वार के दौरान, है ना। इनकी जो रचना है द टावर एंड द विंडिंग स्टेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द टावर एंड विंडिंग स्टेयर्स आर इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ ईट्स। इनकी द टावर और द विंडिंग स्टेयर्स बेहतरीन पोएम है। आगे चलते हैं। येट्स वाज फ्रस्ट्रेटेड विथ द डाउनफॉल ऑफ मॉरलिटी एंड बैफल्ड विथ कन्फ्यूजन, है ना। तो येट्स जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड से, किससे? नैतिकता के गिरने से। मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। गिरती हुई नैतिकता से ये बहुत ही निराश थे, है ना। एंड बैफल्ड विथ कन्फ्यूजन। बैफल्ड का मतलब होता है, मतलब क्या बताएं आपको, विस्मित करना। उसकी कन्फ्यूजन से वो बहुत ही विचलित या विस्मित कह सकते हैं, इनकी पोएम में देखने को मिलता है। अगला जानते हैं। मिस्टर एडिथ सिटवेल वाज ऑल्सो ए रिमार्केबल पोएटेस ड्यूरिंग द पीरियड। मिस्टर एडिथ सिटवेल जो हैं वो भी जो है अपने पीरियड के दौरान रिमार्केबल पोएटेस थे। स्ट्रीट सॉन्ग एंड ग्रीन सॉन्ग इज अ लीडिंग पोएम ऑफ सिटवेल। स्ट्रीट सॉन्ग माने समझते हैं दोस्तों? स्ट्रीट माने होता है गली। गलियों में इनकी ये उस सॉन्ग को लिखते थे जो गलियों में गाए जाते हैं, है ना। और ग्रीन सॉन्ग जो है इनकी बहुत ही बेहतरीन, सिटवेल की बहुत ही बेहतरीन रचना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। W.H. Auden, स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डी लिविस, लुइस मैकवे and others were also important poets during Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट रहे W.H. ऑडन, स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डी लिविस एंड लुइस मैके और भी कई सारे रहे, है ना। अब दोस्तों हम जानेंगे कि वार पोइट्री तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इन पे कौन कौन से पोइट थे उसके विषय में हम जानेंगे, जो आपके लिए मैंने तैयार किया है। और रिमेंबर ट्रिक ऑफ वार पोइट्री को याद रखने के लिए जो है मैंने एक ट्रिक तैयार किया है। वो ट्रिक है सेक्टर W, है ना। सेक्टर W में ओ जो होगा, ओ जो है इसमें साइलेंट रहेगा, है ना। सेक्टर W आपको याद रखना है। एस से हो जाएगा सेफ्रेड सैशून, ई से हो जाएगा एडिथ सिटवेल और सी से हो जाएगा चार्ल्स हैमिल्टन शॉर्ली, है ना। उसके बाद टी से हो जाएगा थॉमस स्टर्न इलियट, जिसको हम T.S. इलियट कहते हैं, वो हमारा यहाँ पर साइलेंट रहेगा। उसके बाद आर से हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक और W से हो जाएगा विलियम बटलर येट्स। आपको याद रखना है सेक्टर W, जिसमें O साइलेंट रहेगा, ठीक है। और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा जरा भी लगा हो, जानकारी लायक, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की घंटी को दबे या ना दबे वो हम जानेंगे, आप खाली कोशिश करें, है ना। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो